मंच पर विराजमान श्रीमान दीपक जी, श्री राजीव जी, श्री अशोक जी, श्रीमान संजय अग्रवाल, श्रीमान गोयंका जी, सज्जन जी, उपस्थित सभी महानुभाव, बहुत पहले कार्यक्रम में कलकत्ता में यहां के कुछ महानुभावों को संबोधन करने का मुझे अवसर मिला था। चुनाव की सरगर्मी में आते हैं तब थोड़ा माहौल अलग होता है, हमारी बातें भी कुछ अलग होती हैं, इरादे भी अलग होते हैं। जिस प्रकार से हमारे तीनों महानुभावों ने अलग अलग विषय पर एजेंडा सेट करने के लिए सुझाव दिए हैं, तो मुझे सप्ताह भर रुकना पड़ेगा और आप लोगों को भी बिना लेबर स्ट्राइक कारखाने बंद कर करके यहां बैठना पड़ेगा। कुछ दिन पहले एक पायलट टीम कोलकाता से गुजरात आई थी और वो बहुत ही ताकतवर डेलीगेशन था, कोलकाता से आया था। क्यों हंस रहे हो भाई? सचमुच में ताकतवर था और उन्होंने आकर के 3-4 दिन गुजरात में काफी कुछ देखा था। तो उसी दिन मुझे विश्वास हो गया था कि इतनी ताकतवर टीम है जो कोलकाता जाकर के ऐसा माहौल बनाएगी कि मैं जब जाऊंगा तब सब कुछ तैयार होगा। और वो डेलीगेशन था, आपके कुछ संगठनों से महिलाएं आई थी। हैं? यहां होंगे, है ना? हाँ, ये सब आए थे। अब बताइए ताकतवर है कि नहीं? आज प्रातः मैं दक्षिणेश्वर और बेलूर मठ जाकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने गया था। मेरा एक भावात्मक संबंध है इस भूमि के साथ, तो काफी आनंददायक सुबह से मेरा दिन प्रारंभ हुआ है और आप सबको देख करके उत्साह और बढ़ेगा, मुझे विश्वास है। और कोलकाता से आप लोगों से बहुत कुछ सीख करके मैं गुजरात जाऊंगा और बहुत सारी बातें मैं गुजरात में लागू करूंगा, इतना मुझे पूरा भरोसा है। बंगाल जहां से आवाज उठी थी कि भूतकाल छोड़ो, पास्ट की बात मत करो, कुछ फ्यूचर का बताओ। अगर हमने कहीं पत्थर भी फेंकना होता है तो हाथ को पहले बहुत पीछे ले जाना पड़ता है। हमें हाई जंप करना हो तो भी दूर पीछे जाकर के दौड़ लगानी पड़ती है।
और इसलिए आगे जाने के लिए भी, ऊंचा को पार करने के लिए भी पीछे जाना बहुत जरूरी होता है। आज पूरा विश्व 21वीं सदी को ज्ञान की सदी के रूप में चर्चा करता है। ये नॉलेज की सेंचुरी ऐसा कहा जाता है। लेकिन मुझे जितना इतिहास का ज्ञान है, मैं ये कह सकता हूं कि दुनिया के लिए भले ही ज्ञान की सदी 21वीं सदी में आई हो, लेकिन बंगाल में ज्ञान की सदी का उदय 18वीं 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। ये भूमि असामान्य है। आप देखिए, समाज जीवन की बुराइयों के खिलाफ सबसे अधिक लड़ने की ताकत किसी ने दी है? इसी पवित्र धरती ने दी है। समाज साहस नहीं कर पाता था महिलाओं के लिए पुनर्विचार करने के लिए तैयार नहीं था। उस कालखंड में, इस धरती में कैसे कैसे महापुरुष दिए थे। 1200 साल की गुलामी के बावजूद भी बंगाल में ज्ञान के क्षेत्र में कितने सितारे चमकते थे। ये पूरा आसमान बंगाल की धरती से निकली हुई रोशनी से प्रकाशित होता था। उसी धरती पर अगर आज भी हम अंडमान निकोबार के काला पानी की सजा भोगने वाले लोगों की सूची देखें, सेल्यूलर जेल में जाकर के, जितने भी नाम है, हर दूसरा नाम किसी बंगाली नौजवान का है। भारत मां की आजादी के लिए कष्ट झेलने वालों में बंगाल की जवानी पीछे नहीं रही थी। सशस्त्र क्रांति का नाद हो, अंग्रेज ऐसे नहीं मानेंगे, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। वो आवाज भी कहीं से उठी थी, वो धरती बंगाल की थी। ये सामर्थ्य है इस भूमि में। और आज भी अगर हिंदुस्तान को विकास की ऊंचाई पर हमें पहुंचाना होगा, तो कोई आर्थिक राजधानी मुंबई कहने से हिंदुस्तान पूरा उठ खड़ा होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर हमें पूर्व भारत, पूर्वोत्तर भारत को फिर एक बार नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, तो उसका प्रारंभ बंगाल से ही हो सकता है, वरना नहीं। और बंगाल का विकास ये सिर्फ कोलकाता या बंगाल का विकास नहीं होगा, वो पूर्व भारत और पूर्वोत्तर भारत की बहुत बड़ी शक्ति का द्वार है। और इसलिए जिसने भी विकास की व्यूहरचना करनी होगी, उसे इस बात को समझना होगा कि इसका सामर्थ्य कितना है। अंग्रेजों ने प्रवेश सूरत से किया था, लेकिन बसना कोलकाता में पसंद किया था, क्योंकि अंग्रेजों को मालूम था कि जब तक यहां उनके पैर नहीं जमेंगे, हिंदुस्तान में वो कुछ नहीं कर सकते। ये ताकत इस धरती की है। और इसलिए अगर हम उस ताकत को पहचानेंगे, हमारी उस भव्य विरासत को हम स्मरण करेंगे,
उससे अगर हम प्रेरणा लेंगे तो मुझे विश्वास है आपके भीतर जो सपने संजोए हुए हैं, आपके रहते हुए उन सपनों को आप साकार हुए देख सकते हो, ये मेरा पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, मैं जब यहां आज आया हूं तब आपके लिए तो ये होगा कि भाई गुजरात में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, ये सब सुनने का मन करता होगा। लेकिन मीडिया के मित्रों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। वो तो चाहेंगे कि मोदी एक शब्द बोलें, उसकी पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ तुलना हो और फिर कल दोहरा जोखा दिया जाए। मैं उस काम के लिए नहीं आया हूं। वो काम मैं सिर्फ चुनाव के दिनों में करता हूं। और इसलिए मेरी प्रचार माध्यमों से मीडिया के मित्रों से प्रार्थना है कि मैं जो भी विषय रखता हूं, आप मान के चलिए कि मैं कोलकाता में नहीं बोल रहा हूं। आप मान के चलिए मैं पश्चिम बंगाल में आकर के नहीं बोल रहा हूं। कल्पना कर लीजिए कि मैं अहमदाबाद में ही बोल रहा हूं और आप अहमदाबाद में सुन रहे हैं, तो फिर ये कंपैरिजन का सवाल खड़ा नहीं होगा। और आज मित्रों, गुजरात आपको दिखता है। आप गुजरात की जो चर्चा कर रहे हैं वो हमारे प्रयासों की 12-13 साल की यात्रा है, 2 साल की यात्रा नहीं है। और गुजरात जैसा राज्य जहां कांग्रेस के मित्र जो गड्ढे करके गए थे, उन गड्ढों को भरने में मेरा 10 साल गया है। और बंगाल में तो 32 साल से ऐसे गड्ढे हुए हैं क्या तबाही का मंजर चला है 32 साल तक। और इसलिए यहां तो जिनको भी दायित्व जनता देगी, उनको पता नहीं कितने सालों तक कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये गड्ढे भरेंगे। और मुझे विश्वास है कि इन दिनों जो प्रयास हो रहे हैं वो गड्ढे भरने की दिशा में हो रहे हैं। और जो पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोगों के सपने हैं, वो सपने अवश्य पूरे होंगे, ऐसी मैं भी आशा करता हूं। भाइयों बहनों, आज एक चीज की ओर गौर करने की आवश्यकता है, और मैं चाहूंगा एक नागरिक के नाते आप भी इस बात को समझें। दिल्ली में जो यूपीए सरकार बैठी है, उसको विकास के लिए कोई काम करना हो, कोई निर्णय करना हो, 2-2 साल हो गए, फाइलें वैसी की वैसी पड़ी है। साइन करने की बात तो छोड़ो, वो खोल करके देखना भी नहीं चाहते हैं। उनको डर लगता है कि कहीं अंदर कोई छिपा कैमरा और मेरी फोटो निकाल दे तो, और फिर कोई सीबीआई कोई आ जाए तो मेरा क्या होगा। ऐसा माहौल बना है कि सब कुछ अटका पड़ा है, और उनको चिंता भी नहीं है जी, कोई चिंता नहीं। आपने देखा होगा, घर में कोई वयोवृद्ध व्यक्ति होता है, बीमार होता है, तो दिन में जो भी मिलना आएगा उसको पूछता है कितने बजे, उसको कहीं जाना नहीं है। जो आप ऐसा ही होता है ना। हाँ।
वो बार बार जो भी आएगा पानी लेके आएगा। अच्छा कितने टाइम हुआ, उसको कहीं जाना नहीं है, उसको मालूम है, लेकिन उसको समय पूछता रहता है शाम कब हो जाए। दिल्ली सरकार का यही हाल है। वे कैलेंडर नहीं देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं। कैलेंडर तो उनको 2014 दिखाता है, लेकिन वो घड़ी के हिसाब से चल रहे हैं कि शाम को क्या होगा। भाइयों बहनों, पिछले 3 दशक से देश में एक माहौल था, 21वीं सदी आएगी तो हम कुछ करेंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे, 21वीं सदी में हमारा नाम रोशन होगा। जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो एक विश्वास पैदा हुआ था, हाँ यार कुछ होना है, कुछ होगा, और एक माहौल पनपा था। मित्रों, अचानक 21वीं सदी का ये पहले दशक का ही उत्तरार्ध हमारी आंखों के सामने हम देख रहे हैं कि केथे को धीरे 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 गिरता चला जा रहा है। जैसे बर्फ का गोला पड़ा हो और जैसे से पिघल कर वो आंखों के सामने वो दिखता है, खत्म हो रहा है। पूरे देश का चित्र ऐसा बन गया है, और उसके कारण किसी भी देशवासी को चिंता होना बहुत स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है। और दूसरी तरफ राजनीतिक लाभों के लिए जो निर्णय करने हैं उसमें देरी नहीं लग रही है। किस प्रकार से भारत के संविधान संघीय ढांचे को, फेडरल स्ट्रक्चर को नकार दिया जा रहा है, किस प्रकार से राज्यों के साथ भेदभाव हो रहा है। अगर आप यूपीए रूल स्टेट है तो आपको एक ट्रीटमेंट, अगर आप नॉन यूपीए स्टेट हैं तो आपको दूसरा ट्रीटमेंट, और आपको अगर बारीकी से देखो तो हर पल अन्याय नजर आएगा। यहां साम्यवादियों की सरकार थी, दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे थे। वैचारिक रूप से हमारा और साम्यवादियों का कभी मेल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी वाजपेयी जी के 8-9 साल के शासन के कालखंड में बंगाल से कभी यह आवाज नहीं उठी थी कि दिल्ली में भाजपा वाले बैठे हैं इसलिए बंगाल को अन्याय हो रहा ना, ऐसी आवाज कभी नहीं उठी थी। दिल्ली में बैठे हुए शासकों के लिए राजनीतिक दलों की विचारधारा के तराजू पर विकास की यात्रा के रास्ते तय नहीं होते थे, और इसलिए देश में यह आवाज उठाने की आवश्यकता है कि भारत सरकार को राज्यों के साथ पक्षपात करने का अधिकार नहीं है। जो भी आपने फॉर्मूला बनाई हो, जो भी नीति बनाई, नीति हमें पसंद हो ना पसंद हो अलग विषय है, क्योंकि जनता ने आपको काम दिया है, आपको निर्णय करने का अधिकार हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आपको डिस्क्रिमिनेशन के लिए हम कोई छूट नहीं दे सकते, आप मनमानी नहीं कर सकते। आज भाइयों बहनों ये हो रहा है, और इस प्रकार का भेदभाव, इस प्रकार का दोगलापन अनेक राज्यों के सपनों को चूर चूर कर देता है, और उसके सामने उन राज्यों में जिनके पास जिम्मेवारी है वो आवाज उठाए, बहुत स्वाभाविक है। मैं तो हमारे गुजरात में रोज अनुभव करता हूं, आए दिन परेशानियों की कोई कमी नहीं है, और बेशर्मी से कह देते हैं हाँ ये हमने रोका है। कई बार तो हमने असेंबली में 2-2, 3-3 बार
बिल पास किए हो और जनता से चुनी हुई 2/3 बहुमत वाली सरकार ने किए हो, तो भी दिल्ली सरकार का अपॉइंटेड व्यक्ति इसको नकार देता है। और नकारने के बाद बेशर्मी से बयानबाजी होती है कि हां, हम इससे सहमत नहीं है। आपका सहमत होना न होना मैटर नहीं करता है। आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से चलना है, और आपको और किसी को लगता है कि सरकार गलत कर रही है तो न्यायालय में जा सकते हैं, आप नहीं रोक सकते। ये जो पूरे देश में करने वाले कामों में पैरालिसिस और न करने वाले कामों में अति उत्साह, इसको जानने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते, न करने वाले सारे काम वो करते हैं और उसमें उनको किसी का डर नहीं है। करने वाले कामों में ही हमको कानून दिखाते हैं। और जब तक हम दिल्ली में बैठे हुए शासकों के दिमाग में ये जिम्मेवारी का दायित्व नहीं करवाएंगे, मित्रों, संकट बढ़ता जाएगा। पूरे देश में से एक आवाज उठने की आवश्यकता है, और वह आवाज ये उठनी चाहिए कि जब राज्य कुछ अच्छा करें तो क्रेडिट लेने के लिए तो भारत सरकार उछल करके निकल के आ जाती है मैदान में, क्योंकि आखिरकार राज्यों के परफॉर्मेंस के टोटल से तो दिल्ली का परफॉर्मेंस दिखने वाला है। लेकिन अगर कुछ कठिनाई हो तो सारा राज्यों पर डाल देना, सारी जिम्मेवारी राज्यों की है, इस प्रकार की स्थिति पैदा करना, ये जो रवैया चल रहा है भारत जैसे संघीय ढांचे में, ये देश की एकता और अखंडता के लिए भी मैं समझता हूं गलत रास्ता है। और कभी न कभी दिल्ली में बैठे हुए शासकों ने पूरे हिंदुस्तान को एक साथ लेकर के चलने का मन बनाना पड़ेगा। सरकारें किसी भी क्यों न हो, लेकिन वो हमारे देश का हिस्सा है। शासक कोई भी क्यों न हो, लेकिन जनता जनार्दन ये भारत मां के संतान है, उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ये अगर व्यवहार नहीं होता है तो फिर कठिनाइयां पैदा होती है। बंगाल के साथ भी यही हो रहा है जो मैं पीड़ा कह रहा हूं। हमारी शायद झेलने की ताकत ज्यादा होगी, लेकिन यहां 32 साल पर तक ऐसे अनेक रोग लग चुके हैं कि झेलने की ताकत भी कम हो गई यहां पर। और इसलिए भाइयों बहनों, ये एक बदलाव की बहुत बड़ी आवश्यकता मुझे लगती है। कुछ लोगों को लगता है कि क्या देश हमारा ऐसे ही जाएगा? भाइयों बहनों, मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूं। मैं सिर्फ आशा तो नहीं, मैं बड़ा विश्वास रखता हूं, और खोखले नारों से विश्वास का प्रकट पैदा नहीं हो रहा है। मैं अनुभव के आधार पर कहता हूं कि यही सरकारें, यही मुलाजिम, यही दफ्तर, यही फाइलें, यही कारोबार, ये सबके रहते हुए भी यह देश आगे बढ़ सकता है। लोग गुजरात के औद्योगिक विकास की चर्चा करते हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में औद्योगिक विकास और कृषि, इस दोनों के सामने सामने ला करके खड़ा कर दिया है दिल्ली सरकार ने कहा, जैसे दोनों एक दूसरे को मारने पर तुले हुए, इस प्रकार का चित्र खड़ा कर दिया गया। ये चित्र कभी हमारे देश में नहीं था। गुजरात एक ऐसा प्रदेश है कि जहां औद्योगिक विकास भी हुआ है और साथ साथ एग्रीकल्चरल कल्टीवेबल लैंड में भी 18 लाख हेक्टेयर भूमि में वृद्धि हुई है। अगर हम उद्योगों के लिए किसानों की जमीन हड़प कर जाते तो 18 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य बनाने का काम नहीं होता। और हमने एक विकास का जो
पैमाना बनाया है, एक रास्ता खोजा है, वो हम एक पिलर पर के ऊपर टेंट खड़ा करने के पक्ष में नहीं है। हमने हमारी पूरी आर्थिक विकास यात्रा को 3 भागों में बांटा है। 1/3 मैन्युफैक्चरिंग, 1/3 एग्रीकल्चर सेक्टर एंड 1/3 सर्विस सेक्टर, और तीनों को समान रूप से ताकत देकर के आगे बढ़ाते हैं। तो कभी मान लीजिए एक आध पिलर में गड़बड़ हो गई तो 2 पिलर बचा लेते हैं। कुल मिलाकर के इकोनॉमी आपकी ढह नहीं जाती। संकट आते जाते हैं, हर सरकार को आते हैं, हर राज्य को आते हैं, और उसका परिणाम ये हुआ है। अब जैसे गुजरात, हम लोग, आप में से जो भी गुजरात से परिचित होंगे, आप में से जो राजस्थान से परिचित हैं, वो गुजरात का अनुमान लगा सकते हैं। गुजरात एक प्रकार से हमारे यहां रेगिस्तान है। 10 साल में 7 साल पानी नहीं है। वाटर स्कैर्सिटी वाला हमारा स्टेट है। नदियां भी हमारे पास नर्मदा और तापी हैं, जहां पर 12 महीने पानी देख सकते हैं, लेकिन बाकी नदियां तो सिर्फ जमीन पर जैसे नक्शा बनाया है ऐसे ही है। बारिश होते समय पानी दिखता है, वरना पानी नहीं दिखता है। उसके बावजूद भी हमारे यहां एग्रीकल्चर ग्रोथ, हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर ग्रोथ 2%, 3%, 2%, 3% में इधर उधर चलता रहता है। पिछले 20 साल से हर सरकार ने 4% एग्रीकल्चर ग्रोथ का संकल्प किया है, 4%, लेकिन 4% हम अचीव नहीं कर पाए। भाइयों बहनों, गुजरात ने पिछले पूरे दशक का एवरेज करीब 10% का एग्रीकल्चर ग्रोथ है। और आप जिस जगत से आते हैं, आपको पता है कि 0.2% भी अगर ग्रोथ बढ़ता है तो इकोनॉमी कितनी जनरेट होती है, आपको अंदाज है। गांव के अर्थकारण में कैसी तेजी आती है, और इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स जो होता है, वो सामान्य मानवी की खरीद शक्ति कितनी बढ़ी, परचेजिंग पावर कितना बढ़ा, वो ड्राइविंग फोर्स होता है। और इसलिए आपकी इकोनॉमिक मॉडल का एक सबसे बड़ा काम होना चाहिए कि आपके कॉमन मैन की, सामान्य मानवी की परचेजिंग पावर कैसे बढ़े। और परचेजिंग पावर तब तक नहीं बढ़ती है जब तक कि उसकी पर कैपिटा इनकम में वृद्धि नहीं होती है, तब तक वो खर्च करने की ताकत नहीं रखता है। पर कैपिटा इनकम तब तक नहीं बढ़ती है जब तक कि आप एक ग्रोथ मॉडल को स्वीकार नहीं करते। और इसलिए एक होलिस्टिक व्यू के साथ अगर हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो परिणाम मिलता है, और गुजरात ने इस काम को करने में सफलता पाई। लेकिन हम वहां रुकना नहीं चाहते। मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि छोटी छोटी चीजों की बारीकियों से कैसे परिवर्तन आता है। हमारे देश में इंसान को भी हेल्थ कार्ड अवेलेबल नहीं है। बहुत कम घराने होंगे जिनके पास अपना हेल्थ कार्ड होगा, परिवार के सबका प्रोफाइल होगा। मित्रों, गुजरात एक राज्य ऐसा है जहां किसानों के पास अपनी जमीन का हेल्थ कार्ड है, सॉइल हेल्थ कार्ड, और उसके कारण उसे पता है कि जिस जमीन का वो मालिक है, जहां वो खेती करता है, उस जमीन में क्या कमियां हैं, किस क्रॉप के लिए वो जमीन अनुकूल है, किस प्रकार के फर्टिलाइजर चाहिए, किस प्रकार की दवाइयां चाहिए। इन सारों का वैज्ञानिक ज्ञान होने के कारण उसने अपनी एग्रीकल्चर पैटर्न बदली। मित्रों, 2001 के पहले गुजरात में माइक्रो इरिगेशन की जो व्यवस्था थी वो सिर्फ 12,000 हेक्टेयर में थी। माइक्रो इरिगेशन अब जिस प्रदेश में पानी नहीं है, उस प्रदेश ने किस प्रकार से काम को करना चाहिए, हमने उस पर बल दिया, माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट किया।
आज करीब 7 लाख हेक्टेयर भूमि में हम माइक्रो इरिगेशन तक पहुंच चुके हैं। और उसके कारण किसान को भी विश्वास हो गया है, जमीन कम होगी तो भी, पानी कम होगा तो भी हम फसल ज्यादा पैदा कर सकते हैं, क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं, हम कमाई कर सकते हैं। लेकिन हम ये कहें कि हाँ भाई, एग्रीकल्चर एक डिपार्टमेंट है, किसान किसान का काम करता है, बारिश आएगी, मेहनत करेगा तो कमाएगा, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज मस्ट। लेकिन ये एक ऐसा निग्लेक्टेड एरिया रहा है हमारे देश में, जिसके अंदर सरकारें ज्यादातर कुछ किसानों के लिए सब्सिडी से आगे बढ़ती नहीं थी। गुजरात ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, प्रोग्रेसिव फार्मर्स, गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सारे डिपार्टमेंट, वेदर इट्स इरिगेशन, वेदर इट्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वेदर कोऑपरेटिव सेक्टर, सबको मिलाकर के एक टीम बनाकर के फोकस काम एक्टिविटी की और उसका एक परिणाम आया। लेकिन अब हम वहां अटकना नहीं चाहते। हम हमारे किसान को आधुनिक टेक्नोलॉजी पर ले जाना चाहते हैं। और मित्रों, हम आपको मालूम है जिसकी बड़ी चर्चा होती है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, आप में से कई मित्र आते भी रहते हैं। उसमें हम औद्योगिक विकास, इन सारे विषयों पर बल देते हैं। गुजरात अब हर 2 वर्ष पर, यानी 2014 में हम करेंगे, हम एक ग्लोबल लेवल का एग्रोटेक फेयर करने वाले हैं। और सारी दुनिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में जितनी टेक्नोलॉजी है, मैं मेरे किसानों को अपने घर में लाकर के दिखाने वाला हूं। और मैं चाहता हूं कि दुनिया की बराबरी मेरा किसान करे, वो आधुनिक से आधुनिक विज्ञान का उपयोग करे और दुनिया की बराबरी में खड़ा रहे, ऐसे उत्पादन करके विश्व के बाजार को कब्जा करने की कोशिश करे, उस दिशा में हम ले जाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, हमारा किसान को अगर हमें मजबूत बनाना है तो हमें वैल्यू एडिशन की चेन खड़ी करनी, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने होंगे, कोल्ड स्टोरेज हो, वेयर हाउसिंग हो, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का चेंज बनाना होगा। और ये सारे देश में हो सकता है। मित्रों, आज हमारे देश में ये महंगाई की चर्चा हो रही थी। एक दिन प्रधानमंत्री ने मुझे कमेटी बनाया, उसका चेयरमैन बनाया। महंगाई कम हो, उस पर चर्चा विचार करने के लिए कमेटी बनी और उस कमेटी का चेयरमैन मुझे बनाया। उस रिपोर्ट को दिए हुए करीब 1.25 साल हो गया। जब रिपोर्ट दिया तो प्रधानमंत्री ने ऐसे देखा और कहा था बहुत अच्छा बनाया है। अभी 1.25 साल के बाद मैं पूछा था, मैंने कहा साहब उस रिपोर्ट की तबीयत का क्या खबर है? आपको हैरानी होगी, हिंदुस्तान में जो एग्रो प्रोडक्ट है, आज का टेक्नोलॉजी इतनी फैली हुई है, टेक्नोलॉजी की स्थिति है, हमारे पास इतना बड़ा देश, हमारा एग्रो प्रोडक्ट का रियल टाइम डाटा अवेलेबल नहीं है। देश को पता ही नहीं होता है कि गेहूं कितना तैयार हुआ, चावल कितने हुए, रिक्वायरमेंट कितनी, कुछ नहीं है। मैंने उनको सिंपल सुझाव दिया कि साहब टेक्नोलॉजी से सब संभव है, हम उसके लिए छोटा सा ग्रुप बनाए, उसको काम दे दें, ये करें। और अगर ये होता है तो आपको पता होगा कि कहीं पर गेहूं सड़ रहे हैं, पानी में भीग रहे हैं और कहीं पर कोई भूखा मर रहा है। अगर आपके पास जानकारी होगी तो आप छोटा सा काम यहां से उठा करके वहां रख दीजिए, उसका पेट भर जाएगा, वेस्टेज बच जाएगा। नहीं हो रहा है। और मैंने सुना सुप्रीम कोर्ट इतनी नाराज हो गई थी कि सारा अनाज सड़ रहा था और भारत सरकार को कहा कि अनाज गरीबों को बांट दो। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी और किया क्या? कलकत्ते के अखबार में आया नहीं लगता है, ऐसी खबरें आती नहीं है। मैंने सुना है कि सारा अन्न एवरेज 65 पैसे के दर से
शराब बनाने वाली कंपनियों को बेच दिया गया। शराब बनाने, अब बताइए, यानी आपको करने वाले काम नजर नहीं आते, नहीं करने वाले नजर बड़ी तेजी से चल रहे हैं। मित्रों, हमारे यहां कृषि को हमने 3 भागों में बांटा है और बल दिया है एग्रीकल्चर सेक्टर को कि 1/3 उसके जो कुछ भी रिसोर्सेज उसको मोबिलाइज करेगा, 1/3 रेगुलर खेती के लिए, 1/3 वृक्षों की खेती, पेड़ पौधों की खेती और 1/3 एनिमल हस्बेंड्री। मित्रों, उसके अपने खेत के किनारे पर ये वृक्षों की खेती का हमारे यहां जो काम चला है, अगर बारिश नहीं हुई, फसल खराब हो गई, तो उस वृक्षों की खेती से, और सरकार उसको अनुमति देती है, अगर उस पहले से खेती के रूप में उसको लिखवा दिया तो जैसे फसल वो बेच सकता है वैसे वृक्ष बेच सकता है, उसकी व्यवस्था दी है और उसकी इकोनॉमी सस्टेन कर रही है। 1/3 एनिमल हस्बेंड्री, और उसी का कारण है कि हमारा डेयरी उद्योग बहुत तेजी से चला है। और वो भी ऐसे नहीं होता जी, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हमारे यहां पिछले 10 साल में दूध के उत्पादन में 80% से ज्यादा ग्रोथ हुआ है, इंक्रीज हुआ है। 80% से ज्यादा इंक्रीज, ये छोटा विषय बात नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, हम रेगुलरली सरकार की तरफ से कैटल कैंप लगाते हैं और किसी पशु को 3 किलोमीटर से ज्यादा जाना न पड़े, इतनी बड़ी संख्या में कैटल कैंप लगाते हैं, ऑपरेशन तक का सब करते हैं। आपने कभी सुना नहीं होगा, आज हमारे देश के कई राज्य ऐसे हैं कि जहां मनुष्य को कैटरेक्ट का ऑपरेशन करना हो तो चैरिटेबल ट्रस्टों के द्वारा कैटरेक्ट ऑपरेशन के कैंप लगते हैं। आज भी कई राज्यों में लगते हैं, और जो सेवाभावी लोग हैं वो नेत्रदान, नेत्र यज्ञ कर करके उसको करते हैं। शायद ही दुनिया में गुजरात अकेला प्रदेश है जहां पशुओं के कैटल का ऑपरेशन, कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है। मेरे यहां पशुओं के लिए डेंटल ट्रीटमेंट होता है, और उन सारी केयर करने का परिणाम यह आया है कि 112 जितने डिसीज आज पूरी तरह मेरे राज्य में जो कैटल से जुड़े हुए थे, इरेडिकेट हो गए हैं। और इसलिए मित्रों, हम जब आर्थिक विकास की चर्चा करते हैं उसके कितने पहलू होते हैं, उसकी बारीकियों की ओर ध्यान दें तो फिर वो किसान। और अब आगे हम वैल्यू एडिशन की तरफ जाना चाहते हैं, हम फूड प्रोसेसिंग पर बल देना चाहते हैं। अब जैसे हमारे यहां वी आर अ कॉटन ग्रोवर स्टेट, अब अचानक भारत सरकार ने कॉटन पर एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया बीच में। अब कॉटन एक्सपोर्ट करना बंद हो जाए, यहां आपका एक संगठन यहां खड़ा बैठा है ना, कोली वाले टेक्सटाइल के लोग बैठे हैं ना, तो उनको तो ज्यादा मजा आएगा। मित्रों, उन्होंने अचानक कॉटन एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया। हमारे यहां किसानों को 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, 7,000 करोड़। अब मैं भारत सरकार की नीतियों के भरोसे जिंदा रहूंगा तो मेरा तो किसान मर जाएगा। तो हमने तय किया हम वैल्यू एडिशन करेंगे, और इसलिए हम टेक्सटाइल पॉलिसी लेकर के आए। और टेक्सटाइल फील्ड में जो लोग हैं वो सब मानते होंगे कि शायद हिंदुस्तान में कहीं पर भी ऐसी टेक्सटाइल पॉलिसी नहीं है। और मेरी फॉर्मूला है 5F फॉर्मूला, और उस 5F फॉर्मूला को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन, फैशन टू फॉरेन।
जहां कपास होगा वहीं नजदीक में धागा बनेगा, जहां धागा होगा वहीं कपड़ा बनेगा, जहां कपड़ा बनेगा वहीं रेडीमेड गारमेंट होगा, जहां रेडीमेड गारमेंट होगा वहीं से दुनिया के लोगों को कपड़े पहनाएंगे। वैल्यू एडिशन का चेन बनाना होगा और हम उस बारीकियों की ओर देखते हैं तो हम स्थितियों को बदल सकते हैं। हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो सर्विस सेक्टर, गुजरात और सर्विस सेक्टर को कभी लेना देना ही नहीं और उसमें हमारी कोई ज्यादा इकोनॉमी में हमारा कोई रोल नहीं था। हमने सोचा कि एक अछूता क्षेत्र है, उस पर बल देना है और हमने पहला फोकस किया टूरिज्म पर। भाइयों बहनों, गुजरात वाज नेवर ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। दुर्गा पूजा जैसे यहां होती है वैसे ही मेरे यहां नवरात्रि की पूजा होती है। आप भी मां के भक्त हैं, हम भी मां के भक्त हैं, लेकिन दुर्गा पूजा को देखने के लिए देश भर के टूरिस्ट बंगाल आते हैं, नवरात्रि देखने के लिए गुजरात कोई नहीं आता था। हमने इस पर बल दिया। गुजरात विच वॉज नेवर ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, गुजरातीज आर बेस्ट टूरिस्ट। आप कहीं पर भी जाइए साहब, आपको गुजराती मिलेगा मिलेगा मिलेगा। केम छो और 5 स्टार होटल में बैठ करके डिब्बा खोल करके थेपला निकाल करके खाएगा। लेकिन गुजरात वाज नेवर ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। हमने उसमें बल दिया और उसका परिणाम क्या आया? हिंदुस्तान का पिछले 5 साल का जो टूरिज्म ग्रोथ है उससे अकेले गुजरात का टूरिज्म ग्रोथ डबल है। और अमिताभ बच्चन घर घर जाकर के कहते हैं कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। आपने भी सुना होगा ना, तो गुजारो ना। मतलब चीजों को किया जा सकता है। अब जहां तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, ऑटोमोबाइल हब बन चुके हैं आज। हम सोलार एनर्जी में वर्ल्ड कैपिटल बनने जा रहे हैं। हम ऑयल रिफाइनरी में पूरे देश का करीब करीब सारा काम वही हो रहा है। कुछ नए क्षेत्रों में हमने कदम उठाने की दिशा में काफी साहस उठाया, जैसे सोलार एनर्जी। हमारे देश में सोलार एनर्जी की बात आती थी तो लोग कांपते थे, डरते थे, क्योंकि बाजार में बिजली अगर 2.5-3 रुपए में मिलती और 15-18 रुपए वाली बिजली के खरीदने का कोई हिम्मतपूर्ण निर्णय करे तो मीडिया नोच लेगा। आपके विरोधी आपको टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सीधा सवाल पूछेंगे कि 3 रुपए की बिजली मिलती है, तुम सोलार की 18, 15, 16 रुपए की कैसे लेते हो? क्या समझते हो? और सामान्य मानव के लिए सवाल स्वाभाविक है। मित्रों, इतने विरोधों के बाद, आलोचनाओं के बाद, सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी सोचने के बाद गुजरात ने सोलर एनर्जी का इनिशिएटिव लिया और आज एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात में है। और परिणाम क्या आया? जब हम सोलर पॉलिसी लेकर के आए तो हमने कहा कि हम 13 रुपए में लेंगे। गुजरात वॉज द फर्स्ट स्टेट जो सोलर पॉलिसी लेके आया। हमारे बाद भारत सरकार ने सोलर पॉलिसी बनाई। बाकी चीजें तो फुल स्टॉप कोमा के साथ उन्होंने स्वीकार कर दी, लेकिन दाम उन्होंने, हमने 13 रखा, उन्होंने 19 रखा। अब आप समझ सकते हैं भाई, कोई भी व्यापारी चीज 19 में बेचेगा कि 13 में बेचेगा?
जहां 19 मिलेगा वहीं जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, विश्वास की भी एक ताकत होती है, और मैं मानता हूं विश्वास और भरोसा एक बहुत बड़ी ताकत होती है। परिणाम क्या हुआ? भारत सरकार के 19 रुपये की ऑफर के बावजूद भी सोलर प्लांट लगाने के लिए भारत सरकार की योजना में 100 मेगावाट तक भी गाड़ी पहुंची नहीं। गुजरात 3000 मेगावाट से आगे बढ़ रहा है 13 रुपये। और पॉलिटिकल विल के कारण, इस इंटरवेंशन के कारण आज परिणाम ही आया है कि धीरे धीरे सोलर पावर के क्षेत्र में 13 रुपये से घट करके वो धीरे धीरे 7-8 तक आए जाएंगे। और इधर गैस और कोल बेस्ड पावर जनरेशन है, वो बढ़ते बढ़ते 6 या 7 पर जाएगा। किसी ने सोचा था कि देश में सोलर एनर्जी और गैस और पेट्रोल वाली एनर्जी एक दिन आएगा जब बराबर के दाम हो जाएंगे? एक राज्य के इनिशिएटिव के लिए पूरा मार्केट का रुख बदल गया है मित्रों। छोटा विषय नहीं है मित्रों। जो भविष्य देखेंगे उनको पता चलेगा कि कितना बड़ा रोल प्ले किया है। उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में इन दिनों सोलर एनर्जी की तरफ एक लोगों का मन बना है। और वो अगर हुआ तो हमें जो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना पड़ता है, उसमें काफी बहुत बड़ी मात्रा में फर्क आएगा। हम अपनी स्थितियों पर कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने बलबूते पर खड़े हो सके, इस तरह की स्थिति बन सकती है। और हम आने वाले दिनों में इसको और आगे बढ़ाने वाले हैं। हम रूफटॉप पॉलिसी लेकर के आने वाले हैं। हर घर के लोग अपनी बिजली पैदा करें और सरकार को बेचें। अगर मिडिल क्लास का व्यक्ति है, छोटा सा फ्लैट है, ऊपर बिजली बनाता है, बेचता है, तो उसको तो 200-500 रुपए इनकम हो जाएगी, उसको फायदा होगा। यानी हम किस प्रकार से चीजों को दूर का देखते हुए आगे बढ़ाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन, जिस समय गुजरात में मुझे दायित्व मिला, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट था 6,700 करोड़ रुपीस। टुडे वी आर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट। हमने पिछले 12 साल में कोई टैक्स नहीं बढ़ाए, सिर्फ लीकेज बंद कर दिया। मेरे यहां गुजरात इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, गुजरात जीबी, पर ईयर उसका घाटा था 2,500 करोड़ रुपीस। आप कल्पना कर सकते हैं कि बिजली पैदा करने वाला हिंदुस्तान की किसी भी राज्य का कोई कारखाना घाटे से बाहर नहीं है। सबका हजारों करोड़ का घाटा है, और पर डे घाटा होता ही जा रहा है। आज गुजरात बिजली के क्षेत्र में हम सरप्लस है। 2,500 करोड़ की डेफिसिट पर ईयर, आज हम पर ईयर 400-500 करोड़ रुपया ज्यादा कमाते हैं। मुझे याद है, मैं 2001 में जब मुख्यमंत्री पहली बार बना था, भूकंप के बाद मेरे सर पे जिम्मेवारी आई थी, उस समय मुझे लोगों ने क्या मांग की थी? सामान्य गुजरात के नागरिक ने मुझसे यही कहा था कि मोदी जी, आप मुख्यमंत्री तो बन गए हो, कम से कम एक काम तो करो। पत्रकार मिले वो भी वही बताएं, पार्टी के वर्कर मिले तो भी वही बताएं, बिजनेसमैन मिले तो भी वही बताएं, गांव का आदमी मिले तो भी वही बताएं। वो क्या कह रहे थे? मोदी जी, कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, इतना तो करो। नहीं था। डिनर टाइम पर मेरे यहां बिजली नहीं मिलती, बिजली कभी भी चली जाती। जो पूरे हिंदुस्तान में से आपको खबरें आती हैं, करीब करीब वही हाल हमारा था। उसी राज्य में 2,000 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल था। उस परिस्थिति में हमने टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन खोजा,
और भाइयों बहनों 2000 मेगावाट डेफिसिट के बावजूद भी गुजरात ने 24 घंटे बिजली गांव को भी देने में सफलता पाई और आज गुजरात का कोई भी गांव घर ऐसा नहीं होगा जहां बिजली होगी 24 घंटे बिजली मिलती है। हमारे यहां कई राज्य ऐसे हैं हिंदुस्तान में जहां बिजली आना एक खबर होती है, हमारे यहां बिजली जाना ये खबर होती है। मेरे यहां कभी महीने में एक आध बार अगर 5 मिनट भी एक गांव में लाइट चली गई तो दूसरे दिन न्यूज़पेपर के पहले पेज पर बॉक्स आइटम होता है कि मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन फलाने गांव में शाम को 5 बजे 5 मिनट के लिए मोदी की बिजली चली गई थी, मोदी जवाब दो। और राज्यों में क्या है, लोग बस में ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो बातें करते हैं, अरे यार तुम्हारे यहां आई थी? वो कहता नहीं यार मेरे यहां तो नहीं आई। बोले तुम्हारे यहां? हाँ। बोले पिछले मंगल को आई थी। नहीं यार हमारे यहां तो मंगल को भी नहीं आई। ये हाल है बिजली का। क्या भाइयों बहनों स्थितियां सुधारी नहीं जा सकती? और दिल्ली ने क्या दिया है मित्रों, कैसे देश को अंधार में डाला हुआ है। और इस अंधेरे के लिए कोई एक जिम्मेवार है तो दिल्ली में बैठी हुई सरकार जिम्मेवार है। इस देश में कोयला है, बिजली के कारखाने हैं, लेकिन कोयला कोयला की जगह पर है, कारखाना कारखाने की जगह पर है और फाइल दिल्ली में पड़ी है और उसके कारण इस देश में 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले कारखाने बंद पड़े हैं। हम अंधेरे में डूबे हैं, कारखाने बंद पड़े। मेरे गुजरात में 3,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन मुझे रोकना पड़ा है क्योंकि मुझे कोयला और गैस नहीं मिल रहा। आप कल्पना करिए मुझे कि दवाई मौजूद हो, पेशेंट को जरूरत हो, डॉक्टर को परवाह न हो। कैसे चलेगा ये? और इसलिए मित्रों ये सारी पीड़ा राजनीतिक कारणों से नहीं है। एक दर्द होता है कि सामने दिखता है सब हो सकता है और ये तबाह कर रहे हैं, ये बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्थितियां हमारे हाथ के बाहर है, करने का इरादा नहीं। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि आइडियाज नहीं होते, आइडिया भी बहुत होते हैं। कभी कभी मैं प्रधानमंत्री जी से मिलता हूं जब भी, तो कुछ लोग तो परोस के आता ही है। बाद में कुछ होता नहीं। मैंने एक बार प्रधानमंत्री को सुझाव दिया, मैंने कहा कि ये हमारा जो सीमाएं हैं, खास करके राजस्थान और गुजरात, रेगिस्तान है। हम पाकिस्तान के और भारत को बचने के लिए हम फेंसिंग बनाते हैं। हमने कहा फेंसिंग बनाने के बजाय सोलार पार्क बनाएगा, सैकड़ों मील लंबा और मीलों तक चौड़ा, और बीएसएफ के लोगों को काम में लगा दें। सुरक्षा की सुरक्षा हो जाएगी और बिजली की बिजली हो जाएगी। मैं बताता हूं, मुझे उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा जो अरे भाई लिख लो ये देखो कैसे हो सकता है। आज उस बात को 2 साल अभी लिख रहा है। क्या करें मित्र? अब पता नहीं क्यों मैं देखिए आपके पड़ोस में बांग्लादेश में क्या हो रहा है और दिल्ली सरकार की कोई सुनने को तैयार नहीं है। इतना बड़ा देश जिस बांग्लादेश को जन्म देने में
भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन वो बांग्लादेश भी, वहां जो घटनाएं समाचार सामने आते हैं, कितने पीड़ादायक समाचार आते हैं, और दिल्ली की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। हमारे सैनिकों को मार दिया जाए, उनका सर काट करके ले जाया जाए, और यहां सम्मान समारोह के भोजन होते रहे, और फिर नसीहतें दी जाए कि ये तो हमारा महान संस्कृति है, इसलिए हम खिलाते हैं। खिलाओ, मरवाओ दोस्त लोगों को। क्या कर रहे हो तुम? आप सोचिए मित्रों, हमारे जवानों को कोई मार दें और इटली के लोगों को वोट देने के लिए जाने दिया जाए। आपने सुना है कभी? साहब, हमारे देश का अच्छा सा व्यक्ति उसकी मां की फ्यूनरल में नहीं जाने देते। मां की फ्यूनरल में अगर वो केस चल रहा है, वो अदालत में, जेल में पड़ा है, अभी तो गुनाह साबित नहीं हुआ है, सजा नहीं हुई है, और मां मर गई है, उसके फ्यूनरल में जाना है तो जाने नहीं देते। और अब इनको भाईचारा नहीं, वोट दे गए। मित्रों, बताइए मुझे, इसके लिए कोई आइडिया चाहिए क्या? मुझे बताइए, इसके लिए कोई बजट चाहिए क्या? इटली में हमारी जो बेइज्जती हुई, कि बजट चाहिए क्या? आप सोचिए मित्रों, मैं यहां आया और खड़े होकर मैं कागज लेकर के, कल जो महिलाओं के कार्यक्रम में मैं गया था, वो भाषण आज पढ़ लूं तो आप क्या करोगे? तो आपके मन में सवाल उठेगा कि मोदी जी को क्या हुआ, चश्मे में गड़बड़ है क्या? इतने पुरुष बैठे हुए, महिलाओं का भाषण जा रहा है, होगा कि नहीं होगा? मित्रों, इस देश के विदेश मंत्री विदेश में जाकर के दूसरे देश का कागज उठा करके वो भाषण पढ़ रहे हैं। अब मुझे बताइए, इसके लिए बजट प्रॉब्लम था क्या? रिसोर्स प्रॉब्लम था क्या? यही होता रहा है, और ये इसलिए हो रहा है कि सारे नॉन सीरियस एफर्ट्स हो रहे हैं, गवर्नेंस का नामो निशान नहीं है। हर किसी को व्यवस्था चाहिए, और इस प्रकार से केओस की स्थिति में देश को धकेला जा रहा है। ये बहुत बड़ा संकट है। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस जो देश दुनिया का सबसे नौजवान देश हो, 65% जनसंख्या जिसकी 35 से नीचे की उम्र की हो, वो देश की ताकत क्या होती है? विश्व का पूरा नौजवान हिंदुस्तान की धरती पर है। हमारी सारी योजनाओं के केंद्र बिंदु में इस हम युवा शक्ति को अगर केंद्र में रख करके करें, हम दुनिया बदल सकते हैं। विवेकानंद जी का 150वां वर्ष देश मना रहा है, और 150वीं जयंती मना रहे हैं। तब स्वामी विवेकानंद जी ने सपना देखा था। जीवन के अंतकाल में विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं, मेरी भारत माता जगत गुरु के स्थान पर विराजमान है, और वो दिन आएगा जब मेरी भारत माता जगत गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। नौजवान ये करके दिखाएंगे। आज वो अवसर आया है, आज वो अवसर आया है, और हम सबका संकल्प रहना चाहिए, ये अवस्था बदलनी चाहिए। और मित्रों, मैं गुजरात एक्सपीरियंस से कहता हूं, ये सब कुछ बदला जा सकता है। सामान्य मानवीय के जीवन में संतोष लाया जा सकता है। हिंदुस्तान के हर नागरिक को विकास की यात्रा में हिस्सेदार बनाया जा सकता है। हर एक के अंदर देश को आगे ले जाने का सपना बोया जा सकता है। देखिए, हमारे भीतर अगर सामर्थ्य हो तो हम स्थितियां बदल सकते हैं। भाइयों बहनों, इस बंगाल की भूमि में बहुत ताकत है। मैं आज कोलकाता की इस धरती पर से पूरे बंगाल को प्रार्थना करता हूं
आइए। आपने 18वीं शताब्दी में हिंदुस्तान का नेतृत्व किया है। आपने 19वीं शताब्दी में देश का मार्गदर्शन किया है। आपने 20वीं शताब्दी में संघर्ष झेल करके भारत को मदद की है। बंगाल के मार्गदर्शन के बिना, बंगाल की ताकत के बिना बहुत कुछ अधूरा रह जाएगा। आइए हम सब मिलकर के उन भारत के सभी नागरिकों के सपनों को पूरा करने का प्रयास करें। मुझे आप सबके बीच आने का अवसर मिला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं ज्यादा ही समय कुछ ले लिया है, और भी ले सकते हैं। ये आपकी मीटिंग में भोजन नहीं है, हैं? महत्वपूर्ण नहीं है, भोजन है। होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।